तो यहाँ पे हम कर रहे हैं चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास 12th फिजिक्स। तो यहाँ पे बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पल से। तो आपका ये एग्जाम्पल जो है 14.1 है, जो एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर आपको मिलेगा 329 पे। क्वेश्चंस में आपको पूछा जा रहा है कि कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव सेम लेटिस स्ट्रक्चर। इनके लेटिस स्ट्रक्चर सेम होते हैं। तो वाई इज सी जो है कार्बन इंसुलेटर कहलाता है, लेकिन जबकि सिलिकॉन और जो जर्मेनियम होते हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्यों कहलाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे केमिस्ट्री का यूज करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं बच्चों, जो कार्बन होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,4। इसी तरह से अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 14 और यानी कि 284। और जर्मेनियम का जो होता है आपका वो 32 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 28184। अगर हम इसके स्ट्रक्चर बना के देखें तीनों के, तो तीनों के स्ट्रक्चर आपको बनाने आते ही होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें दो ही ऑर्बिट है, तो यानी कि इसमें दो ही ऑर्बिट मैंने दिखाई। यहाँ पे तीन ऑर्बिट है तो इसके अंदर तीन ऑर्बिट हो गई। यहाँ पे ऑर्बिट कितने, चार। अब इसमें होता है क्या बच्चों कि आप जानते हैं कि अगर कोई चीज कंडक्टर का काम करेगी तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होना बहुत जरूरी है। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये चारों जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी सेल वाले, ये इसके न्यूक्लियस के पास होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिट केवल दो ही है। अब पास होने से इसमें इनका अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा तेज होता है कि इनको यहाँ से हटा पाना, यानी कि इसको यहाँ से फ्री करने के लिए हमें लॉट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यही बात अगर हम सिलिकॉन में करें तो सिलिकॉन में थोड़ा सा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। किससे, न्यूक्लियस से, क्योंकि ये उससे क्या होते हैं, थोड़े दूर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिट की संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कम एनर्जी चाहिए होती है। और जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम में जो चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये काफी दूर होते हैं, तो इसके कारण इसमें सबसे कम एनर्जी की जरूरत होती है। तो कहने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कभी फ्री हो नहीं पाते। तो इसलिए यहाँ पे ये कार्बन जो रहता है वो इंसुलेटर की तरह रहता है। लेकिन जर्मेनियम और सिलिकॉन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। तो ये किसका काम करते हैं, आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं इसको, यहाँ पे लैटिस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि यहाँ पे सबके आखिर में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इनका स्ट्रक्चर सबका सेम आता है, लेकिन इनकी बॉन्डिंग चारों इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग होती है इनकी ऑर्बिट के हिसाब से। तो इनकी एनर्जी भी क्या हो गई, गैप मतलब अलग अलग होती है। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पर कि जो चारों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, तो लाई करते हैं कहाँ पे, सेकंड ऑर्बिट में। तो देखिए यहाँ पे ये सेकंड ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है और ये सेकंड ऑर्बिट है। और जो सिलिकॉन के लाई करते हैं वो थर्ड वाली ऑर्बिट में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑर्बिट में लाई कर रहे हैं। और जर्मेनियम जो है उसके लाई करते हैं फोर्थ ऑर्बिट में। तो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वो सबसे ज्यादा किस में चाहिए होती है हमें, वो सबसे ज्यादा हमें कार्बन में चाहिए होती है, क्योंकि इसकी यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, इसके नजदीक होता है यहाँ पे। फोर्स सॉरी, इसके नजदीक होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सिलिकॉन में क्या होती है मतलब, और जर्मेनियम में ये डिस्टेंस बढ़ जाने से इनमें एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसी कारण रिजल्ट क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन में। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता किसके लिए, कार्बन के लिए। तो बच्चों यही इस क्वेश्चंस का आंसर हो गया। तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चंस करने के लिए केवल आपको इतना ही लिखना पड़ेगा। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, इसको बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल है बच्चों यहाँ पे 14.2, और ये क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा पेज नंबर 332 पे। देखिए क्वेश्चंस पे कहा गया कि सपोज एक आपके पास प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है जिसके अंदर कितने एटम है, 5 × 10⁻28 एटम है। इट इज डॉप्ड बाई 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक, यानी कि इसके अंदर मतलब आर्सेनिक को मिलाया गया है। तो आपको बताना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ होल्स, कितने बनेंगे टोटल मिला के। और इनिशियल में आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखी है किसकी, जो आर्सेनिक है उनके नंबर्स दे रखे हैं इलेक्ट्रॉन के इनिशियल। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मेन क्वेश्चंस में क्या बात है उसको पहले हम नोट करते हैं। तो देखिए आपको पहले यहाँ पे एक प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल दे रखा है और उसके पास कितने एटम है आपके पास, तो इसको हम लिख लेते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम सिलिकॉन के है वो हमारे पास कितने हैं यहाँ पे कितने, 5 × 10⁻28 है। अब देखिए इसमें जो है कि 1 ppm, सबसे पहले तो हम समझते हैं ppm का मतलब क्या होता है।
तो देखिए 1 ppm का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे 1 पार्ट पर मिलियन। इसका मतलब ये है कि जो सिलिकॉन है उसमें डोप किया गया है क्या, जर्म आर्सेनिक को, यानी कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करा गया आर्सेनिक को। तो मिलियंस का मतलब 10 की पावर 6, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 10 की पावर 6 एटम है सिलिकॉन के, अगर 10 की पावर 6 एटम सिलिकॉन के तो उसमें एक एटम किसका मिलाया गया, आर्सेनिक का। और ये आर्सेनिक कैसे इंप्योरिटीज बताया जा रहा है आपको, पेंटावेलेंट, ये आपने पढ़ भी रखा होगा। तो चलिए मैं आपको इसको डायग्राम से बताता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे डायग्राम में क्या है कि जैसे कि आर्सेनिक के पास जो पेंटावेलेंट जो इम्प्योरिटीज है, इसका मतलब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने आसपास क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या क्या कर लेगा, साझा कर लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन इस पे ये क्या रहेगा, फ्री हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक आर्सेनिक से हमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेगा। तो यहाँ पे अब 10 की पावर, ये टोटल जो एटम्स है सिलिकॉन्स के, और ये कितने हैं, 10 की पावर 6 एटम है, और इसमें केवल एक ही एटम किसका मिला हुआ है यहाँ पे, आर्सेनिक का। तो अब देखेंगे यहाँ पे, अगर सिलिकॉन के पास कितने एटम है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए दे रखे 5 × 10 की पावर 28 एटम होते, तो उसमें हम इसके हिसाब से आर्सेनिक को ऐड करेंगे तो आर्सेनिक के कितने एटम बनेंगे। तो इसको हम यूनिटरी मेथड मैथ के अकॉर्डिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, 10 की पावर 6 सिलिकॉन में एक एटम आर्सेनिक का है। तो अगर हम इसमें एक एटम की वैल्यू निकालेंगे सिलिकॉन की, तो यहाँ पे आर्सेनिक का कितना पार्ट आ जाएगा आपका, यहाँ पे 1/10 अब हम निकालेंगे कितने में, 5 × 10 की पावर 28 एटम ऑफ सिलिकॉन में निकालेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 की पावर 6 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये बचेगा आपका कितना, ये बचेगा 5 × 10 की पावर 28 एटम ऑफ आर्सेनिक। अब देखिए बच्चों यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे आर्सेनिक का एक एटम मिला रहे हैं तो हमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो एक मिल रहे हैं। और अगर हम उसमें आर्सेनिक में कितने इलेक्ट्रॉन्स, अगर कितने एटम्स मिलाते हैं, देखिए यहाँ पे हम एटम्स निकाल चुके हैं कि इतने सिलिकॉन एटम के लिए हमें इतने एटम आर्सेनिक मिलाने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अगर हम एक आर्सेनिक का एटम मिलाते हैं तो हमें एक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, अगर हम इतने एटम मिलाएंगे तो हमें इतने ही तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्योंकि एक एटम से एक ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो इसका मतलब 5 × 10 की पावर 28 एटम से भी हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 5 × 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स वो है जो हमें डोपिंग के बाद प्राप्त हुए, लेकिन पहले ही से ही कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले से ही आर्सेनिक के कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1.5 × 10 की पावर 16। तो आपसे तो पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, तो हम तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों यहाँ पे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इनिशियल में कितने हैं हमारे पास, ये आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, और डोपिंग के बाद जो हमने निकाले वो आपके आए 5 × 10 की पावर 22। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे इन दोनों को प्लस करने के लिए, जैसे यहाँ पे एन आई की वैल्यू जो आपको गिवन थी मैंने यहाँ पे लिख दी, 1.5 × 10 की पावर 16 है, और जो हमने अभी डोपिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉन निकाले वो कितने हैं, 5 × 10 की पावर 28। अब देखिए ये दो पावर को नोट करिए, 10 की पावर 16 और 10 की पावर 22 में अगर हम कंपेयर करें तो आप जानते हैं 10 के आगे 16 जीरो लगाना और 10 के आगे 22 जीरो लगाएंगे तो ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी कंपेयर टू दिस। तो कहने का मतलब इसके सामने ये इसकी 10 की पावर 16 की कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं है, तो ये बहुत स्मॉल है। अगर ये बहुत स्मॉल है तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्ट करने का मतलब सेंस ये है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू है, आप इसको नंबर से हटा दीजिए, नंबर से मतलब मत रखिए। अगर पावर की बात करें तो उससे पता चल रहा है ये एक वैल्यू बहुत बड़ी है और ये वाली वैल्यू बहुत छोटी है। तो हम यहाँ पे इसको क्या मान के चलेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्ट करने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम 5 × 10 की पावर 22 में ये प्लस करते हैं तो इसकी वैल्यू बहुत ना के बराबर है, तो उसको हम हटा देते हैं तो कुल मिला के हमारे पास यही वैल्यू आएगी। तो कहने का मतलब नियर अबाउट हमारे पास आंसर कितना निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नियर अबाउट का मैंने निशान लगा रखा है, तो वो आ जाएगा 5 × 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक पार्ट हो गया कि आपको पूछा गया था कितने नंबर होंगे, तो ये एक पार्ट हमने निकाल लिया। अब इसमें अनदर क्वेश्चंस क्या है कि हमें होल्स भी बताने हैं। तो होल्स के लिए देखिए बच्चों यहाँ पे पहले तो मैं लिख देता हूँ जो हमने अभी निकाला आंसर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे। अब देखिए होल्स के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा,
ये फॉर्मूला आपका पता होगा, जो इनिशियल इलेक्ट्रॉन होता है उसका स्क्वायर बराबर नंबर ऑफ ई इंटू नंबर ऑफ एच। अब देखिए नंबर ऑफ इनिशियल की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी आपको गिवन दे रखी है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ होल्स। तो उसके लिए पहले हम फॉर्मूला बना लेते हैं। तो नंबर ऑफ होल्स के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो ये चीज कहाँ चली जाएगी, इसके डिवाइड में। अब हम इनकी वैल्यू लगा देते हैं। तो देखिए जो आपके पास क्या है यहाँ पे, एन आई की जो वैल्यू है इनिशियल वो हमने लगा दी और नंबर ऑफ ई आपके पास ऑलरेडी इसकी वैल्यू लगा दी। अब हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने में क्या है कि यहाँ पे जो 1.5 है इसको होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये 2.25 आ जाएगा और 10 की पावर 6 का स्क्वायर खोलेंगे तो 10 की पावर 32। अब इसको फर्दर जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा कि 5 से जब ने इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.45 और ये 22 पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो ये पावर बचेगी 10। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो डेसिमल को एक प्लेस हम आगे ले जाएंगे। तो आगे ले जाने पे एक पावर माइनस की यहाँ से आने से 10 की पावर कितनी बचेगी, 9 बचेगी। तो कुल मिला के बच्चों यहाँ पे ये क्या आ जाते हैं, आपके नंबर ऑफ होल्स आ जाते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पहले से ही निकाल लिए। तो यहाँ पे दोनों चीज निकल के आ चुकी है। तो यहाँ पे फाइनली ये क्वेश्चन हो जाता है आपका कंप्लीट। एग्जाम्पल है बच्चों 14.3 यानी कि मतलब 14 चैप्टर का थर्ड एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैन वी टेक वन स्लैब ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। हमने एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर लिया और फिजिकली का मतलब हमने अपने हाथों के द्वारा ही एक अनदर एन टाइप के सेमीकंडक्टर को उसके साथ जोड़ के क्या हम पी एन जंक्शन बना सकते हैं। मतलब क्या है कि चलिए मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊंगा तो आपको बहुत आराम से और आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए ये एक पी टाइप का क्रिस्टल है। आप जानते हैं पी टाइप जिसपे पॉजिटिव की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है और नेगेटिव की कम होती है। तो एक पी टाइप का क्या है, आपके पास एक स्लैब है। एक अनदर स्लैब किसका, ये आपका दूसरा जो स्लैब है ये एन टाइप का दे रखा है आपको, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। अब हम वैसे तो जानते हैं पीएन जंक्शन बनाने के लिए जब हम इनको मिक्स करते हैं तो मिक्स करने से ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में रिएक्ट करने लगते हैं और ये जंक्शन क्या हो जाता है, पीएन जंक्शन की तरह काम करने लगता है। इट मीन्स कि करंट फ्लो होने लगती है। लेकिन क्या अगर हम इनको हाथ से, फिजिकली का मतलब ही क्या होता है, अगर हम इनको हाथ से आपस में एक दूसरे से बिल्कुल चिपका के मिला दे तो क्या ये हमारा पूरी तरह से वर्क करेगा पीएन जंक्शन की तरह। अब देखिए इसमें बहुत समझने वाली बात ये है कि यहाँ मैंने बहुत जूम करके ये चीज दिखाई है, मतलब हमने ज्वाइन तो कर दिया है लेकिन ये जब इसको बहुत ज्यादा जूम करेंगे तो देखिए इसकी दोनों सरफेस में क्या होगी, रफनेस होगी। रफनेस का मतलब समझ लीजिए यहाँ पे एयर के पार्टिकल होंगे यानी कि सरफेस नॉट क्लीन। दिखने में हमें आंखों से लगेगी बिल्कुल प्लेन है, स्मूथ है, मतलब दिखने में तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने ये क्या लिया, पी टाइप और ये हमने ले लिया एन टाइप। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल आपस में एक दूसरे चिपक गए। लेकिन अगर मैं इस पार्ट को यहाँ पे ये जूम करके दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जूम वाले पार्ट में एक तो सरफेस क्लीन भी नहीं होगी, यहाँ पे तो हमें क्लीन लग रही है। दूसरा इसके बीच में ये एयर का पार्टिकल्स होंगे, मतलब आपके यहाँ पे तो लग नहीं रहा कि कोई पार्टिकल होंगे लेकिन यहाँ पे एयर के पार्टिकल होंगे। दूसरी बात कि जो इसका पी टाइप है और जिसका एन टाइप है ये चार्ज आपस में एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं होंगे तो करंट भी फ्लो नहीं होगी और इनके बीच में कोई डिप्लेशन लेयर नहीं बनेगी। तो इसका मतलब फाइनली हम ये कह सकते हैं कि अगर हम फिजिकली दोनों को ज्वाइन करेंगे तो वो पीएन जंक्शन की तरह काम नहीं करेंगे। अब देखिए आंसर हम उसको लिख सकते हैं, किस तरीके से लिखेंगे हम आंसर। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि पहले तो लिखेंगे कि आपसे पूछा जा रहा है कि हम इसको जंक्शन बना सकते हैं, तो नो नहीं बना सकते। कोई भी स्लैब कितना भी फ्लैट हो, कितना भी फ्लैट क्यों ना हो, उसमें इतनी रफनेस तो होगी कि उसके अंदर जो एयर के पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा मतलब यानी कि उसमें इतनी गैपिंग होगी। आप जानते हैं कि जो एटॉमिक का क्रिस्टल होता है उसकी स्पेसिंग 2 इंटू 10 की पावर 3 एंगस्ट्रॉम में होती है, 10 की पावर -10। तो यानी कि इतनी स्पेसिंग से हम इसको मिला नहीं सकते। हमारी जो हम जब हाथ से मिलाएंगे तो उसमें स्पेसिंग बहुत ज्यादा होगी, जबकि इतनी माइनर सी स्पेसिंग होने पे ही ये आपस में दोनों पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। तो इसका मतलब ये इतने तरह से डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे और हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस जो कांटेक्ट होगा एटॉमिक का वो लेवल तक नहीं पहुंचा पाएंगे, यानी कि इसको बिल्कुल चिपका के इतने लेवल तक हम इसकी गैपिंग तक नहीं ला सकते। तो ये जंक्शन जो है आपका डिसकंटिन्यूटी की तरह काम करेगा फॉर द फॉलोइंग चार्ज। मतलब कि डिसकंटिन्यू मतलब कि चार्ज यहाँ पे फ्लो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे गैपिंग इतनी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के लिए, चार्ज के लिए,
कि वो यहाँ पे फ्लो नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स कि ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे। तो फिलहाल आपका जो आंसर है आपको सिर्फ इतना लिखना है। अब ये चीज जो है वो इसको मैं काट देता हूँ। ये चीज आपको सिर्फ समझाने के लिए और कुछ भी मतलब नोटिस कराने के लिए बनाई गई है। आपको जो क्वेश्चन का आंसर है वो केवल आप इतना ही लिखेंगे तो ये आपका कंप्लीट आंसर है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है आपका यहाँ पे कंप्लीट। एग्जाम्पल है 14 चैप्टर का फोर्थ एग्जाम्पल। तो देखिए ये क्वेश्चन तो बच्चों एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे कहा जा गया है कि द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो सिलिकॉन डायोड है उसकी फिगर आपको दिखा रखी है। कैलकुलेट क्या करना है, आपको रेसिस्टेंस निकालना है डायोड का। तो डायोड का रेसिस्टेंस निकालना, आई डी का मतलब डायोड की जो करंट है कहाँ पे 15 एम्पियर, यानी कि यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस निकालना है। दूसरा रेसिस्टेंस वी डी का मतलब हो गया कि जो डायोड का वोल्टेज है कहाँ पे निगेटिव में कितना दिखाया है 10 वोल्टेज। इन दो पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस निकालना है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखिए बच्चों मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि आप जानते हो जो डायोड होते हैं उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो ऐसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आप जानते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस के लिए क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। क्या होता है, नॉर्मली ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आपका आई आर होता है, और इससे अगर हम आर निकाले तो ये होगा V अपॉन आई। और डायनेमिक का मतलब होता है ये वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे डेल्टा लगा देते हैं, तो इसलिए ये रेजिस्टेंस आपका कहलाता है डायनेमिक रेजिस्टेंस। अब डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे जैसे पर्टिकुलर यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसके ऊपर और नीचे के दोनों पॉइंट आपको गिवन होंगे तभी निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे जब हम डेल्टा वी निकालेंगे तो देखिए बी जब निकालेंगे तो 20 पे जो वोल्टेज है वो कितना है, 0.8 है। और फिर 10 पे भी हमें वोल्टेज चाहिए होगा, तो इसका जो वोल्टेज है यहाँ पे नहीं दे रखा है, लेकिन आप अंडरस्टूड तो आप तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे 0.11 करके ही डिफरेंस दिखाया गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर करके दिखा देता हूँ कि इस वाली लाइन पर जो यहाँ पे ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन पे जो वोल्टेज है वो 0.7 है, और इस लाइन पे कितना है 0.8। और जो 15 के बीच में जो पॉइंट पड़ेगा वो इन दोनों के बीच में पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको इस पॉइंट पे यहाँ पे निकालना है मिडिल में। तो इसके इधर की भी वैल्यू चाहिए इधर की, ताकि हम यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लेके चले। तो चलिए अब देखिए मैं आपको यहाँ पे पहले डेल्टा वी निकालते, तो डेल्टा वी के लिए डिफरेंस लेंगे इन दोनों के बीच का। तो ये पार्ट आपका डेल्टा वी कहलाएगा, और ये वाला जो पार्ट है वो आपका कहलाएगा डेल्टा आई। तो डेल्टा वी के लिए डिफरेंस 0.8 और ये 0.7। तो इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे दोनों को। तो यहाँ पे डिफरेंस कभी पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं होता है, तो हमेशा बड़े से छोटे को ही माइनस करेंगे, और यूनिट का साथ ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे वोल्ट में दे रखा है तो मैंने वोल्ट में। अब यहाँ पे करंट में हमें यहाँ पे निकालना है, तो हमें इसके ऊपर और नीचे का डिफरेंस लेके चलेंगे। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 20 में से माइनस करेंगे 10 का, और ये यूनिट आपको दे रखी है मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर में हमने लगा दिया। अब इसमें हम थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 0.8 से 0.7 को माइनस करेंगे तो 0.1 वोल्ट आएगा। 20 में से 10 माइनस किया तो 10 आ गया। अब ये मिली एम्पियर को हमने कन्वर्ट करा एम्पियर में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर -3 से। अब जब ये पॉइंट आएंगे तो पॉइंट आके यहाँ पे 10 की पावर 2 हो जाएगा, और 10 की पावर 2 में से 10 की पावर 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 10 की पावर -1। और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की पावर आ जाएगा -1 जाके +1। इट मीन्स कि ये 10, और रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई आपकी ओम। तो इस तरह से यहाँ पे जो ए पार्ट है वो हमारा हो जाता है पूरा। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, बी पार्ट पे हमें यानी कि इस जगह पे भी रेजिस्टेंस बताना है कि कितना होगा। तो फिर से हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे डायनेमिक रेजिस्टेंस का। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस जो डेल्टा बी का है वो किस जगह से होगा, तो ये जो वैल्यू है ये आपकी डेल्टा वी दिखा रही है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -10। और डेल्टा आई आपका ये वाली वैल्यू दिखा रहा है, यहाँ पे ये तो 0 है और यहाँ पे कितनी है 1 माइक्रो एम्पियर है। तो ये आपका क्या हो गया, डेल्टा आई हो गया। अब यहाँ से हम डिफरेंस करके कर देते हैं। तो यहाँ पे 0 और 10 में डिफरेंस, माइनस से मतलब नहीं होता, डिफरेंस को हमें केवल वैसे लेना होता है। तो 10 में से 0 को माइनस करेंगे, और यूनिट इसकी क्या है, वोल्ट है। और यहाँ पे करंट में कितना है 1 माइक्रो एम्पियर और 0, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे, और यूनिट देखिए यहाँ पे अलग है और ऊपर अलग है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा
तो यहाँ माइक्रो एम्पियर में लगाएंगे। अब इसको हम फर्दर सब सॉल्व करते हैं तो 10 की पावर 0 में से गया 10 बचा ऊपर और नीचे 1। और माइक्रो एम्पियर को हमने किस में कन्वर्ट करा है यहाँ पे एम्पियर में, तो किससे मल्टीप्लाई करिए 10 की पावर -6 से। -6 ऊपर जाएंगी तो ये प्लस का 7 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी करेक्ट कर देता हूँ, ये मिसप्रिंट रह गया यहाँ पे, ये एम्पियर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे ओम आएगा। ये यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, दोनों जगह पे ये रेजिस्टेंस निकालना था तो दोनों जगह पे ए और बी पार्ट का हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ जाता है और ये क्वेश्चंस भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको मिलेगा पेज नंबर 341 एनसीईआरटी बुक में। तो देखिए बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है क्वेश्चंस में, इन एन एन टाइप सिलिकॉन दे रखा है और उसमें ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन की माइनॉरिटी, होल की माइनॉरिटी, होल की मेजॉरिटी, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है। तो ये बच्चों क्वेश्चंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे क्या, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा सबसे पहले एन टाइप और पी टाइप के बारे में। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप पढ़ चुके हैं जो हमारा पी टाइप यानी पी रीजन होता है उसमें नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो और होल्स को हम दिखाते हैं व्हाइट सर्कल से। और जो एन रीजन होता है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को हम दिखाते हैं किससे, ब्लैक सर्कल से। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। और बच्चों और अच्छे से समझने के लिए हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी, एन टाइप और पी टाइप में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि इस पे बेस पे ही हम ये क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे। तो उससे संबंधित यहाँ पे जो हम देखेंगे कि जो एन टाइप पी टाइप है उसमें ये सब चीजें का रोल क्या है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक चीज और डायग्राम बना देता हूँ, आपको एनर्जी लेवल दिखा देता हूँ। ये आपका जो एनर्जी लेवल है ये एन टाइप के लिए और ये पी टाइप के लिए। अब देखिए यहाँ पे पहले हम इन चीजों को अगर हम समझ लेंगे तो ये चीज हमें समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी अगर हम एन टाइप में देखें तो एन टाइप में कंडक्ट कौन करता है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए एन टाइप में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा, तो डेफिनेट रूप से यहाँ पे एन टाइप में कौन कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हो गए बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और पी टाइप में कंडक्ट कौन करेगा, होल्स, क्योंकि होल्स की संख्या क्या होती है, ज्यादा। तो एक तो ये वाली बात समझ में आ गई, कंडक्टिविटी एन टाइप में होती है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा और पी टाइप में होती है होल्स के द्वारा। फिर सेकेंडरी बात समझते हैं यहाँ पे कि जो मेजॉरिटी होती है कैरियर्स की वो किसकी होती है, तो डेफिनेट रूप से जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसकी ही मेजॉरिटी होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं क्योंकि इनमें ज्यादा है, तो इनकी मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे और इसमें यहाँ पे सिमिलर क्या होंगे, होल्स। और माइनॉरिटी में क्या होंगे, इसमें जो संख्या में कम है। तो इसमें अगर हम बात करें एन टाइप में तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो होल्स क्या यहाँ पे कम है, तो माइनॉरिटी में कौन आएंगे, होल्स आएंगे और इसमें माइनॉरिटी में क्या आएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एनर्जी लेवल की बात करूं तो यहाँ पे एनर्जी लेवल क्या होता है, आप सोच रहे होंगे एक छोटा सा एमसीक्यू में मैं इतना क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों हमें एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ पूरे चैप्टर को थोड़ा सा हमें समरी करनी पड़ेगी ताकि आपके लिए एग्जाम में कोई क्वेश्चन अगर बदल के आ जाए तो आप कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एनर्जी लेवल देखेंगे तो यहाँ पे ये डोनर होते हैं क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा होने के कारण डोनर कहलाते हैं। और डोनर लेवल जो होता है ये आपका नीचे वाला जो जो बैंड है ये आपका कंडक्शन बैंड है, तो ये कंडक्शन बैंड के क्या होता है, आपका नियर होता है और नीचे ये कहलाता है ये बैलेंसी। अब इसमें देखेंगे यहाँ पे अगर हम बात करें पी टाइप की, तो पी टाइप में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं और होल्स क्या होते हैं ज्यादा, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, तो ये एक्सेप्टर कहलाता है। और एक्सेप्टर लेवल नियर किसके होता है, ये बैलेंसी बैंड के। तो बस यही चीज थोड़ी सी आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको हर चीज बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल चलती रहे, आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। तो यहाँ पे देखिए डोनर लेवल है, देखिए मैंने आपको दिखाया कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और ये नियर किसके पास है, कंडक्शन बैंड के क्या है, नजदीक है यहाँ पे। तो ये देखेंगे ये कंडक्शन बैंड के क्या हो गई, नजदीक हो गई। और इसमें यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या है आपका, ये एक्सेप्टर लेवल है आपका, ये तो एक्सेप्टर लेवल है और ये एक्सेप्टर लेवल किसके पास है, ये बैलेंसी बैंड के। अब डोपेंट के रूप में यूज करें तो यहाँ पे डोपेंट का मतलब इसमें हमें कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंप्योरिटीज ऐड करनी होती है। तो हमेशा याद रखिए एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पहले से ही क्या होती है, ज्यादा होती है। और इसमें हम यहाँ पे कौन सी डोपिंग कराते हैं, पेंटावेलेंट की, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसमें हम किससे कराते हैं, ट्राइवेलेंट से, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जाम्पल भी मैं आपके लिए लिख देता हूं ताकि आपको आगे कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जो 5 वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फॉस्फोरस या आर्सेनिक होते हैं और 4 वाले इलेक्ट्रॉन और 3 वाले वैलेंस वाले कौन से होते हैं, बोरॉन या फिर एल्युमिनियम। तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब बच्चों यहाँ पे पहले मैं आपको इसका पहले क्वेश्चन का आंसर समझाता हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या गया।
देखिए बात कर रहे हैं हम एन टाइप की, तो ये देखिए एन टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है, एन टाइप की बात कर रहे हैं। इसमें बात करें पहले की, तो इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी क्या ज्यादा होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी इसमें ज्यादा होती है। लेकिन क्या ट्राइवेलेंट इसमें डोपेंट होते हैं, तो यहाँ पे बच्चों ट्राइवेलेंट नहीं है, यहाँ पे पेंटावेलेंट है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। फिर सेकेंडरी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की माइनॉरिटी होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो है एन टाइप में माइनॉरिटी में नहीं होते हैं, तो ये बात यहीं पे गलत हो गई, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर, तो देखिए होल्स जो है माइनॉरिटी कैरियर है, बिल्कुल सही है ये वाली बात। और इसमें पेंटावेलेंट डोपिंग होती है, तो देखिए यहाँ पे पेंटावेलेंट भी है, तो ये वाली बात पूरी सही है, इसलिए ये राइट आंसर हो गया। फिर भी मैं नीचे वाला भी देख लेता हूँ, इसमें होल्स क्या होते हैं, मेजोरिटी में होते हैं, तो देखिए मेजोरिटी में होल्स ना होके कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए ये वाली बात गलत। तो फाइनली यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा सी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। तो मैं यहाँ पे हटा के लिख देता हूँ, जो सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये, और यही सेम पेज 341 पे यहाँ पे कहा गया कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इन एक्सरसाइज 14.1, यानी कि अभी इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें पहले एन टाइप के बारे में बात की थी, अब पी टाइप के लिए। तो पहले मैं आपके लिए वो क्वेश्चन निकाल देता हूँ जो आपका यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज का ये 14.1 क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इसमें पहले एन टाइप के बारे में पूछा गया था, अब यही सेम क्वेश्चन किसके लिए बात कर रहा है, पी टाइप के लिए। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है जो कि आपके उसमें है। अब आपको इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले तो वही चीज आपको समझनी पड़ेगी, पी टाइप एन टाइप। तो आप जानते हैं कि पी टाइप में होल्स ज्यादा होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा डिफरेंस को भी लेके चल लेते ताकि आप अच्छे से क्लियर और भी दोबारा से रिवीजन भी हो जाते हैं। ये मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया। अब देखिए यहाँ पे कंडक्टिविटी देखेंगे, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होंगे, क्योंकि एन रीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, ज्यादा, और इसमें क्या होती है, होल्स। मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें मेजोरिटी में कौन होते हैं, आपके मेजोरिटी में हो गए होल्स। अब माइनॉरिटी में इसके अपोजिट होंगे, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो डेफिनेट रूप से यहाँ पे होल्स क्या होंगे, कम, और इसमें उल्टा हो जाएगा। एनर्जी लेवल देखेंगे तो एनर्जी लेवल में यहाँ पे क्या होता है, डोनर लेवल होता है, और ये लेवल किसके पास होता है, कंडक्शन बैंड के पास होता है। और इसमें देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा होता है, ये एक्सेप्टर लेवल होता है, और ये किसके पास होता है, बैलेंस बैंड के। डोपेंट के रूप में यहाँ पे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी दर्ज करते हैं, और इसमें ट्राइवेलेंट। एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख देता हूँ, इसमें फॉस्फोरस और आर्सेनिक जो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसमें यहाँ पे कौन हो गए, बोरान और एल्युमिनियम। अब देखिए क्वेश्चन में पढ़ते हैं, लेकिन अब ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे एन टाइप के लिए नहीं पढ़ना है आपको, ये आपको किसके लिए करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो एक्चुअल में यहाँ पे 2 वाला कर रहे हैं, और जो किसके लिए बताना है, मैं पी टाइप के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे एन टाइप की बात की गई थी, अब पी टाइप के लिए पढ़ना कि कौन सी बात ट्रुथ है। तो देखिए अब हम पी टाइप की बात करें तो पी टाइप में क्या इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी ज्यादा है, तो देखिए मेजोरिटी यहाँ पे लिखी है, तो मेजोरिटी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ना होके कौन होते हैं, पी टाइप में होल्स, इसलिए यहाँ पे ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन्स की माइनॉरिटी होती है, तो माइनॉरिटी में देखेंगे तो सही बात है, ये तो ठीक हो गया, इलेक्ट्रॉन की माइनॉरिटी होती है, लेकिन इसमें पेंटावेलेंट लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे हम डोपिंग किससे कराते हैं, ट्राई वैलेंट से कराते हैं, तो ये ऑप्शन सेकंड वाला भी रॉन्ग हो गया। होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर, तो होल्स जो है वो माइनॉरिटी कैरियर में होते हैं, नहीं बच्चों, यहाँ पे होल्स माइनॉरिटी कैरियर में ना होके कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये वाला भी गलत हो गया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि होल्स मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं, तो देखिए यहाँ पे होल्स जो है वो आपके मेजोरिटी कैरियर में, यहाँ पे देखिए मेजोरिटी कैरियर लिखा हुआ है, और ये होल्स हो गया, सही है। और इसमें ट्राइवेलेंट होते हैं, ट्राइवेलेंट भी होते हैं, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो डी वाले से हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। तो मैं आपके लिए लिख देता हूं, जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डी आंसर है, क्योंकि डी आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे होल्स की मेजोरिटी क्या है, ज्यादा है, और साथ के साथ यहाँ पे ट्राइवेलेंट एटम है। तो बच्चों ये क्वेश्चन का भी हो जाता है आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सरसाइज का, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हम जानते हैं। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड सेपरेटेड बाय एनर्जी बैंड गैप। इसके कारण मतलब जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं वो एक एनर्जी गैप से सेपरेटेड होते हैं, जो कि आपको दिखाया, कार्बन के लिए ईजी लिख दिया, सिलिकॉन के लिए आपको ईजी ऐसा ही लिखा है, और जर्मेनियम के लिए ईजी जी ई लिखा है। तो आपको इससे रिलेटेड बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, गलत होगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको बेसिक चीज बताता हूँ। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,4 स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसके स्ट्रक्चर में 2 ही ऑर्बिट होंगी, और लास्ट की ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दूसरा स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ सिलिकॉन के लिए। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो बच्चों कितना होता है, 14 होता है, कॉन्फ़िगरेशन आपको आता ही है 284, और इसकी अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें 3 शेल होगी।
अगर मैं बात करूँ जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम में बच्चों यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है 32। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 18 4 इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर में 4 ऑर्बिट होगी। अब ये मैंने क्यों बनाया, असल बात क्या है यहाँ पे समझने में, यहीं से समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। देखिए इसमें जो बाहर के 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो सेकंड ऑर्बिट के कारण यहाँ पे न्यूक्लियस से नजदीक है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव, तो इसके अट्रैक्शन इनमें बहुत ज्यादा होता है। इस अट्रैक्शन के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन का बाहर जा पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली इससे क्या होता है कनेक्टेड होता है। तो बाहर जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो क्या चाहिए होगी, बहुत ज्यादा चाहिए होगी, जो कि जल्दी से मिल नहीं पाती। अब बात करें हम सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन में अगर जो चारों इलेक्ट्रॉन लास्ट के वैलेंस के देखें तो ये तीसरी ऑर्बिट में आते हैं, तो तीसरी ऑर्बिट की डिस्टेंस न्यूक्लियस से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स होता है कम हो जाता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो इस वाले के कंपेयर में थोड़ी बहुत क्या चाहिए होगी, कम चाहिए होगी, तो आसानी से फ्री हो जाएगा। और यही बात अगर हम जर्मेनियम पे देखें, तो जर्मेनियम पे बच्चों यहाँ पे क्या है कि जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फोर्थ ऑर्बिट में होते हैं, तो इसकी डिस्टेंस और भी न्यूक्लियस से बढ़ जाती है। बढ़ने के कारण यहाँ पे जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो बहुत कम पड़ेगी, आसानी से यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे। तो कहने का मतलब बच्चों मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो एनर्जी जो हमें मतलब इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है, तो उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो कार्बन में सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। कार्बन में सबसे ज्यादा क्यों पड़ेगी, क्योंकि इसके पास 2 ऑर्बिट के कारण ये इलेक्ट्रॉन इससे बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड है, तो इसको जल्दी से ये ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो इसमें एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर इसमें आसानी से ब्रेक हो जाएगा, तो इसमें कम एनर्जी लगेगी, और सबसे कम एनर्जी तो हमें लगेगी किसमें, जर्मेनियम में। तो बस यही आपको समझ सकते हैं, ये आपको एनर्जी से अगर मैंने बता दिया तो ये बात करेंगे हम इसके लिए। जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी गैप होता है वो इसी पे डिपेंड करता है, यानी कि इसमें जो एनर्जी जो गैप होता है वो सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा होने के कारण ये गैप को पार नहीं कर पाएंगे और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में कभी नहीं पहुंचेंगे। इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है एनर्जी गैप, और इसमें एनर्जी गैप क्या होता है, सबसे कम होता है। तो ये मैं सीक्वेंस आपके लिए लिख देता हूं कि जो एनर्जी का गैप होता है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है, कार्बन में, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन वहां से इस गैप को पार करके नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बॉन्ड है, और फिर थोड़ा सा न्यूक्लियस से दूर होने के कारण SI में ये एनर्जी थोड़ा गैप क्या होता है, कम हो जाता है। और सबसे कम गैप एनर्जी किस में होता है, जर्मेनियम में, क्योंकि ये आसानी से गैप को पार करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री होके कहाँ पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। अब यही वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे ढूंढना है क्वेश्चंस में कि ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है। तो देखिए मैं आपको दिखाऊं, तो ये ऑप्शन आपका सी वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है। सी में जो देखेंगे तो यही चीज है, कार्बन में एनर्जी का गैप सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन में कम और जर्मेनियम में सबसे कम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर जो हो जाता है वो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। एक्सरसाइज का आता है फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया कि इन एन अनबायस पीएन जंक्शन होल्स डिफ्यूज फ्रॉम द पी रीजन टू एन रीजन बिकॉज। अब देखिए सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जंक्शन के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे देखिए पी रीजन आपको में पढ़ रखा है, पी में जो होते हैं होल्स ज्यादा होते हैं, होल्स को हम दिखाते हैं पॉजिटिव से या फिर व्हाइट सर्कल से भी दिखा देते हैं। तो ये सारे पॉजिटिव की संख्या इसमें देखेंगे ज्यादा है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ पे कम है। यही बात अगर हम एन रीजन की बात करें तो एन रीजन में होल्स कम हो जाते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो ब्लैक यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ पे ज्यादा है और होल्स कम है। अब इनमें आपस में जब हम इसको मिक्स करते हैं, इनको आपस में डिफ्यूज करते हैं, मिला देते हैं, तो मिला देने से इससे होल्स इधर की तरफ आते हैं और इससे इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ आते हैं, और ये आपस में क्या होते हैं, डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब डिफ्यूज होने का जो रीजन है वो आपको यहाँ पे बताना है। देखिए पहली बात क्वेश्चन में कहा गया कि ये डिफ्यूज मतलब जो डिफ्यूजन है वो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। अब जो कि एन रीजन में होते हैं, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आपसे सेमी कंडक्टर में पूछे कि भाई करंट के लिए मेन रेस्पॉन्सिबल कौन है, तो आप हो सकता है कहेंगे कि बच्चों आंसर इलेक्ट्रॉन। लेकिन बच्चों आंसर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, आंसर होता है होल। क्यों, क्योंकि होल ऐसी जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। जब उसको कहीं इलेक्ट्रॉन को होल दिखता है, जैसे कि यहाँ पे होल दिखा, तो ये इलेक्ट्रॉन तुरंत भाग जाएगा। और होल्स अपनी जगह से मूव नहीं करते, होल्स कभी अपनी जगह से मूव नहीं करते, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस में कही गया था कि क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन में है तो वो अट्रैक्ट करेंगे होल्स, होल्स को तो बिल्कुल नहीं करेंगे, गलत हो गया। दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बाई पोटेंशियल डिफरेंस।
वो पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मूव करेंगे? नहीं। तो मेन रीजन तो बच्चों यहाँ पे है कि यहाँ पे होल्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, कंसंट्रेशन इसकी बहुत ज़्यादा होती है, किसके कंपेयर में? इसमें। तो यही रीजन से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इधर आने लगते हैं और होल्स को क्या करते रहते हैं, डिफ्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बस यही वाला यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, सी इज आपका जो है वो करेक्ट है और लिखा हुआ भी नीचे है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर करते हैं 5th। तो यहाँ पे कहा गया कि व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन, तो आपको यहाँ पे इन चीज से पूछा जा रहा है। तो देखिए पहले मैं आपको बताऊं पीएन जंक्शन में क्या चीज होती है। तो पीएन जंक्शन में यहाँ पे पी रीजन होता है और इसमें क्या होते हैं, होल्स की संख्या क्या होती है, ज्यादा। और इसमें यहाँ पे एन रीजन हो गया और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है बच्चों, यहाँ पे कम, और इसमें ज्यादा होती है और होल्स कम होते हैं। अब यदि हम इनको फॉरवर्ड बायस बनाते हैं, फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है जो आपका जो पी एन जंक्शन है उसको बैटरी से कनेक्ट करना। और कैसे कनेक्ट करना, जो प्लस वाला पार्ट है वो आपका किससे कनेक्ट होना चाहिए, पी से, और जो एन वाला पार्ट है, जो नेगेटिव पार्ट है बैटरी का, वो किससे कनेक्ट होना चाहिए, एन से। तो होता क्या है कि जब ऐसा करते हैं तो इस चीज की बायसिंग को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग करने से पहले आप यदि बायसिंग करने से पहले इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे जो ये आपका ये पार्ट दिखाया गया है ये आपकी जो है डिप्लीशन लेयर है। तो डिप्लीशन लेयर यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉरवर्ड वाइसिंग करते हैं, तो फॉरवर्डिंग वाइसिंग से ये डिप्लीशन लेयर क्या हो जाती है, आपकी कम होती चली जाती है। तो कम होने से यहाँ पे अब इसमें जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है, गलत है आंसर। रिड्यूस द मेजॉरिटी कैरियर, गलत है ये। तो ये वाला आएगा लोअर द पोटेंशियल बैरियर, इसका पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बस यही इसका यहाँ पे आंसर होगा। तो सी आंसर जो है वो आपका करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे भी इस पर टिक लगा देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 50 हर्ट्ज। और एक क्वेश्चन और भी पूछा गया, व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर फॉर द सेम इनपुट, यानी कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट पूछ रहा है फुल वेव रेक्टिफायर की। तो इसको करने के लिए मैं आपको पहले दोनों यहाँ पे फुल वेव और हाफ वेव के थोड़ा से वेव फॉर्म निकाल लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो। देखिए बच्चों यहाँ पे ये वाला जो वेव फॉर्म दिखाया वो आपका दिखाया हाफ वेव रेक्टिफायर का, ये आपकी यहाँ पे ये इनपुट है। तो देखिए ये इनपुट का जो एक साइकिल है और ये वाला पार्ट जो नीचे वाला देख रहे हैं ये आउटपुट का एक साइकिल है ये पूरा। अब एक साइकिल में आप ये नोटिस करेंगे यहाँ पे ये एक पॉजिटिव पल्स चलती है, तो यहाँ पे भी ये एक क्या है, पॉजिटिव ही पल्स है। तो और यहाँ पे मतलब आपको पॉजिटिव की तरफ देखना है, तो एक साइकिल में ये एक पॉजिटिव मिला तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगी, सेम होगी। अब यही चीज अगर हम दूसरे में देखें किसमें, फुल वेव रेक्टिफायर में, तो फुल वेव रेक्टिफायर में मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पे। तो ये डायग्राम किसके लिए, आपका यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो फुल वेव रेक्टिफायर की ये इनपुट दिखाई है, ये आपकी इनपुट हो गई, ये जितना मैंने हाईलाइट किया ये एक साइकिल के लिए हो गया। और नीचे देखेंगे तो ये आउटपुट आ रही है आपकी, ये नीचे जो आ गई वो आपकी आउटपुट आ गई। और ये आउटपुट आप देखेंगे एक साइकिल के लिए यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बच्चों यहाँ पे जो है इसमें एक पॉजिटिव मिला हमें यहाँ पे ऊपर पल्स, और यहाँ पे नीचे वाले में अगर आउटपुट पे देखते हैं तो आउटपुट में नीचे यहाँ पे हमें देखेंगे यहाँ पे बच्चों यहाँ पे दो पल्स, एक ये वाली और एक ये वाली, सेम एक ही साइकिल में। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है कि इससे ये पता चल रहा है बच्चों कि जो आपकी आउटपुट है वो यहाँ पे डबल फ्रीक्वेंसी करके दे रहा है, यहाँ पे एक की जगह डबल पल्स मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें फ्रीक्वेंसी क्या रहती है बच्चों, यहाँ पे सेम रहती है। हाफ वेव में फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, यहाँ पे आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमेशा इनपुट के बराबर होती है। और इनपुट आपको क्वेश्चंस में दे रखी है कितनी, यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज। तो देखिए ये क्वेश्चन में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे दे रखी है। अब अगर बात करें फुल वेव रेक्टिफायर की, तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो फ्रीक्वेंसीज है वो इनपुट की क्या होती है, डबल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये आपके डबल पल्स बन के आ रही है एक ही साइकिल में, इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है आपकी, यहाँ पे डबल हो रही है।
तो इसलिए यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर आपका जो आ जाएगा, जो आपकी फुल वेव रेक्टिफायर है उसके लिए आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 100 हर्ट्ज। तो बच्चों बस यही आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछा जा रहा था कि फुल वेव और हाफ वेव में फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेम रहेगी और फुल वेव में क्या हो जाती है, डबल।